ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, गांधी जयंती के अवसर पर हमारी ओर से आपको बहुत शुभकामना। आज गांधी जी का 155 यानी 155वां जन्मदिन है और हम लोग उन्हें याद करें। लेकिन आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। आज लाल बहादुर शास्त्री एक दूसरे महान व्यक्तित्व, महान विभूति का भी जन्मदिन है और वह भी याद करना डिजर्व करते हैं। लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी कि मैंने गांधी जी के बारे में क्यों लेक्चर बनाना आरंभ किया, या मैंने आज के दिन गांधी जी को ही अपने दृष्टिपथ पर क्यों रखा। सो माय स्टूडेंट, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि गांधी डिजर्व्स इट। ये इंडिया के सिविलाइजेशनल वैल्यू है। बाकी हम ये नहीं कर सकते। हमारे इस नेशन बिल्डिंग में बहुत महान लोगों का कंट्रीब्यूशन है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक नेशन में पिलर का काम किया है। लेकिन गांधी जी एक सिविलाइजेशनल अचीवमेंट है। और सबसे दुखद बात यह है कि ना तो गांधी जी को उनके समकालीन स्कॉलर्स और पॉलिटिकल लीडर ने समझा, अगर हम पंडित नेहरू को भी काउंट कर लेते हैं, और अभी वर्तमान में तो समझने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी के विषय में आज जिस तरह की फूहड़ बातें की जाती है वह बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स, मैं गांधी जी के बारे में वो सब घिसी पिटी बातें बताने नहीं आया हूं कि भाई इन्होंने क्या कहा, इंपीरियलिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं। उनकी भी मैं चर्चा रेफरेंस दूंगा। लेकिन मैं मुख्य चीज आपको यह कहना चाहता कि सबसे पहले हम यह देखें कि गांधी जी राजनीति में आए, ही केम इनटू द पॉलिटिक्स, सो विथ व्हाट इनोवेशन। तो चलिए, अगर मैं आपको पूछूं कि पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या नया तरीका अपनाया, यूनानिमसली यू विल रिप्लाई कि द पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह की राजनीति अपनाई। बहुत कॉमन है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं। फिर उन्होंने राजनीति की संरचना को कैसे बदला, हाउ डिड ही चेंज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ही जस्ट चैनलाइज द रेवोल्यूशन फ्रॉम क्लास पॉलिटिक्स टू द पॉपुलर पॉलिटिक्स। उन्होंने पूरी राजनीति को वर्ग की राजनीति से जन राजनीति की ओर मोड़ दिया। चलिए, देन यू कैन से कि वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ हिज रेवोल्यूशन वाज टू डू फॉर विलेज अपलिफ्टमेंट एज वेल, एंड दैट्स व्हाई इंट्रोड्यूस द विलेज रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। उनके कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू था ग्रामीण उत्थान, इसलिए उन्होंने रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम को भी चलाया और वह भी उनके आंदोलन का हिस्सा था। ओके, दैट इज द थर्ड वन फैक्टर। फोर्थ वन फैक्टर यह था कि उनकी अपनी एक इकोनॉमिक फिलॉसफी थी। वो इकोनॉमिक फिलॉसफी बहुत अलग थी। वह कहते हैं कि एक सर्वोदय की अवधारणा है, ट्रस्टीशिप की अवधारणा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। अब कहेंगे भाई ये ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या है, दैट इज इन हिंदी कॉल्ड न्यास का सिद्धांत। उसको न्यास का सिद्धांत बोलते हैं। वो न्यास का सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति और व्यक्ति की प्रतिभा में अंतर होता है, और जो व्यक्ति ज्यादा प्रतिभाशाली होता है वह अपनी आवश्यकता से ज्यादा पैसा अर्जन कर सकता है, और जो अपनी आवश्यकता से ज्यादा पैसा अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रतिभा से अर्जित कर लिया, जो पूंजीवाद कहता है कि अगर आपके पास प्रतिभा है तो यू आर इंटाइटल्ड टू योर टैलेंट एंड यू कैन एक्वायर, नो वन कैन स्टॉप यू, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गांधी जी का कहना है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की फिलॉसफी ने कि भाई आप में गुणवत्ता है, आप में प्रतिभा है, आपने अपनी आवश्यकता से ज्यादा अर्जित किया है, तो अब आप उसको अपने लग्जरी पर खर्च करेंगे तो आपका भी चरित्र अस्खलित होगा, मतलब यू दैट इज गोइंग टू एडवर्सली अफेक्ट योर कैरेक्टर बिकॉज यू आर कंज्यूमिंग मोर देन यू रिक्वायर। तो बेहतर है कि उस पैसे को बचाकर अब समाज के कल्याण के लिए रख दो। नाउ यू आर वर्किंग एज द ट्रस्टी ऑफ दिस सोसाइटी। अब आप इस समाज के ट्रस्टी हैं। वो पैसे, सपोज करिए कि आपको
1 लाख रुपए अपने खर्च के हैं, आपने 10 लाख रुपए अर्जित कर लिए, तो 9 लाख रुपीज के आप ट्रस्टी हैं। द मनी वुड बी स्पेंट ऑन द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी एंड यू विल यूज योर रैशनलिज्म टू प्रिजर्व एंड टू स्पेंड द मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। आप उस पैसे को अर्जित करेंगे, उस पैसे को बचाकर रखेंगे और वही पैसे आप समाज के लिए स्पेंड करेंगे। सो यू आर अ ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी। तो ये गांधी जी की इकोनॉमिक फिलॉसफी है। और अगर इसको आप क्लास टर्म में कहे तो ही बिलीव्स इन द थियरी ऑफ क्लास कोलैबोरेशन, यानी जो पूंजीपति हैं वो पिता हैं और जो मजदूर हैं वे बच्चे हैं। सो कैपिटलिस्ट शुड जस्ट ट्रीट हिज the workers as their kids, as their children, and the workers had to look towards the capitalist as the fatherly figure। तो दोनों के बीच समन्वय से ही प्रोडक्शन हो सकता है और संसार चल सकता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बहुत अव्यवहारिक जैसा दिखता है। सोशल फील्ड में वो रिफॉर्म्स के पक्षधर है कि भाई अनटचेबिलिटी को तो हटा ही दीजिए, और उन्होंने कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने की बात नहीं कही। द कास्ट सिस्टम वुड एग्जिस्ट बट द कास्ट सिस्टम हैड टू बी रिफॉर्म्ड। वो कहते हैं कि भाई जाति व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। एक समय था कि जो जाति थी वह जाति कहीं ना कहीं उत्पादन से जुड़ी हुई थी, यानी वर्णा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था और उसको जन्म से जोड़ दिया गया। इसलिए एक व्यक्ति अपने ही लाइफ में अपने ऑक्यूपेशन से, वो ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सब कुछ भी है, वह उसको खुद ही अपना मैनुअल वॉक भी करना चाहिए। हर चीज अलाउड है और आप एक ही इसी जन्म में, इसी बॉडी में आप सब कुछ बन सकते हैं। इसलिए कास्ट सिस्टम शुड नॉट बी अटैच्ड टू बर्थ। तो चलिए ये विचार है। अब हम इन विचारों पर जो इनके समकालीन लेखक हैं उनके विचारों की बात करते हैं। तो देखिए, कॉन्टेम्पररी ऑथर्स, उनके जो समकालीन लेखक हैं या समकालीन जो गांधी जी के इवेल्युएटर हैं, हिस्टोरियंस है, स्कॉलर्स हैं, जो कह लीजिए, उसमें एक है इंपीरियलिस्ट। इंपीरियलिस्ट मतलब कि साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी लेखक। देन मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट। मार्क्सवादी। The third one is subaltern। चौथे हैं अति राष्ट्रवादी। अति राष्ट्रवादी का मतलब यहां पॉजिटिव टर्म नहीं होता है, यू कैन से सुप्रा नेशनलिस्ट। जब भी हम अति राष्ट्रवादी कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे अधिक राष्ट्रवादी है, सबसे बढ़िया है, सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो सबसे अधिक राष्ट्रवाद उसमें उनमें कूट कर भरा है। इसका ऐसा मतलब नहीं होता है। अति राष्ट्रवादी इज अ नेगेटिव, हैविंग अ नेगेटिव कनोटेशन। यह एक नकारात्मक शब्द है। अति राष्ट्रवादी का मतलब होता है कि जो अपने आप को ज्यादा राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे प्रोजेक्ट करने में वह प्रतिक्रियावादी बन जाता है। प्रतिक्रिया का मतलब है कि हर तरह के परिवर्तन और इनोवेशन का विरोधी बन जाता है, तो हम उसे अति राष्ट्रवादी कहते हैं। एंड नेक्स्ट वन अगर आप कहिए तो चलिए हम एक और डालते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एंड अंबेडकराइट्स कह सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर एंड अंबेडकराइट्स। अब इतने हैं जो गांधी जी को अपने अपने ढंग से मूल्यांकन किया।
अब साम्राज्यवादियों को देखिए, गांधी जी जो सत्याग्रह अहिंसा की बात कर रहे या वो क्षेत्रीय स्तर पर जाकर आंदोलन चला रहे, जैसे बिहार आंदोलन में चंपारण में वो गए, ही जस्ट वेंट टू चंपारण, फिर खेरा, फिर अहमदाबाद, उसमें साम्राज्यवादी लेखकों को षड्यंत्र की बू आ रही है। दे जस्ट ट्राई टू अंडरलाइन दैट कि हियर गांधी वॉज हैचिंग आउट सम कॉन्स्पिरेसी। अब व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? तो मतलब ऐसा तख्ता पलट वाली कॉन्स्पिरेसी नहीं, गांधी जी की कॉन्स्पिरेसी है कि किसी तरह चालाकी से हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कब्जा कर लें। और इतना ही नहीं, बल्कि जूडिथ ब्राउन, शी इज एन इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियन, शी इवन हैज मेड ए स्टेटमेंट, द राइज ऑफ गांधी इन पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इन 1919-1920 was a high level political game। गांधी जी की जो भारतीय राजनीति में उद्भव था, वो उद्भव एक उच्च स्तरीय राजनीतिक चाल थी। अब देखिए उनको चाल नजर आ रही है। जब बिहार मूवमेंट में गए तो श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह सब उनके फॉलोअर्स हो गए। अब उनको लगने लगा कि देखिए ये गांधी जी जहां जाते हैं अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की नियुक्ति करते हैं, और अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स की बदौलत धीरे धीरे वो सरकार पर, या सॉरी कह सकते हैं कि वो रीजनल मूवमेंट पर कब्जा कर लेते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रीजनल मूवमेंट को, और रीजनल जो नेता है उसको रीजनल कॉन्ट्रैक्टर्स, और जो अखिल भारतीय नेता है उन्हें अखिल भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स या ब्रोकर्स यानी दलाल का। खैर चलिए उनको छोड़िए। मार्क्सवादियों को गांधी जी में लगता है कि गांधी जी कहीं ना कहीं संपत्तिशाली वर्ग का पक्षपात ले रहे हैं। ही इज गिविंग सपोर्ट टू बुर्जोजी क्लास और द रिच पेजेंट्री। तो क्यों? उनको लगता है बुर्जुआ की बू आ रही है। उनको लगता है कि भाई गांधी जी जो अहिंसा की बात कर रहे हैं, वो अहिंसा किसको सेव कर रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर को सेव कर रहा है। क्योंकि मार्क्स तो खुद चाहता था कि भाई हिंसा के माध्यम से बदलाव लाया जाए, मतलब आखिर सर्वहारा को सत्ता कैसे मिलेगी? तो हिंसक क्रांति के माध्यम से मिलेगी। तो जो मार्क्सवादी हैं वो कहीं न कहीं परिवर्तन के लिए हिंसा को जायज मानते हैं, और गांधी जी के अहिंसा में देखते हैं कि वह कहीं न कहीं किसी संपत्तिशाली वर्ग को फेवर कर रहे हैं। अब चलिए इनका अपना चार्ज है। सबाल्टर्न है, उनको लगता है कि देखिए गांधी जी कुलीन इंटरेस्ट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और सबाल्टर्न वो कहते हैं कॉमनर्स को, जो समाज के हाशिए पर जो लोग हैं, दोज पीपल हु आर ऑन द मार्जिन ऑफ सोसाइटी, दे प्रेफर टू कॉल देम सबाल्टर्न। तो कहते हैं कि भाई गांधी जी कहीं ना कहीं जो एलिट क्लास है, एलिट क्लास के हित में काम कर रहे हैं और सबाल्टर्न को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमेशा सबाल्टर्न मूवमेंट पर अंकुश लगा के रखते हैं। अब चलिए तरह तरह की बातें कही गई, जैसे अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ही हैं एंटोनियो ग्राम्सी, इटालियन, तो उनके विचारों को आधार बनाकर किसी मार्क्सिस्ट विद्वान ने हेजेमनी का विचार दिया। हेजेमनी का मतलब हुआ कि गांधी जी किस तरह से वर्चस्व मूवमेंट पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक थियरी है, उसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हम डाइवर्ट कर जाएंगे। दूसरी थियरी जो सबाल्टर्न वाले देते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी हमेशा जन आंदोलन पर अंकुश लगाते रहे। माने गांधी जी डिडंट अलाउ द पॉपुलर मूवमेंट टू डू द फ्री प्ले। He was always try to put a control over the mass movement। सुमित सरकार जो एक मतलब हाफ सबाल्टर्न हाफ मार्क्सिस्ट कह सकते हैं, वो प्योर सबाल्टर्न नहीं है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि बल्कि सरप्राइज्ड है कि भाई गांधी जी ने जन आंदोलन पर अंकुश लगाया, फिर भी अपनी पॉपुलैरिटी बनाए रखी। आखिर इतना बड़ा विरोधाभास कैसे संभव हुआ? अब नेक्स्ट आते हैं अति राष्ट्रवादी। तो अति राष्ट्रवादी तो इतना तक चार्ज करते हैं कि गांधी जी के कारण पार्टीशन हो गया, इंडिया का विभाजन। अगर गांधी जी ने अहिंसा और मुस्लिमों को संतुष्ट करने वाली नीति नहीं अपनाई होती तो शायद भारत विभाजन से बच जाता, क्योंकि जिन्ना की मांग को दबाने की जरूरत थी, ठुकराने की जरूरत थी, बलपूर्वक विभाजन को रोकने की जरूरत थी। तो भाई
अब सवाल है कि उनके जवाब में पूछिए कि हिस्ट्री तो उन्होंने पढ़ा है, तो उस समय कौन गांधी जी के अल्टरनेटिव लीडर थे जो विभाजन को रोकने के लिए बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनाने के लिए तैयार थे, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार थे। जो लोग विभाजन का विरोध कर रहे थे वो लोग 1940 में जाकर जब विरोध कर रहे थे, उससे पहले का इतिहास देखेंगे तो देश को विभाजन के कगार पर लाने में उनका भी अप्रत्यक्ष योगदान था। क्योंकि जो विभाजन है वह विभाजन तक बात इसलिए पहुंची कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने जिन्ना और लीग की हैसियत को बहुत बढ़ा दिया, मुस्लिम मासेस को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर जिन्ना को अलग थलग करने की कोशिश नहीं की, जबकि 1940 से पहले जिन्ना को काउंटर बैलेंस करना ज्यादा आसान था। ये कांग्रेस के लीडरशिप का फेलियर है, चाहे वो नेहरू हो, पटेल हो, जो मेन स्ट्रीम में थे। गांधी जी चूंकि कांग्रेस में एक्टिव थे तो उनको भी कंप्लीटली इस चार्ज से फ्री नहीं किया जाता है। लेकिन जब गांधी जी का हम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स आपको समझाएंगे कि गांधी जी वॉज स्पेशल, देन आप गांधी जी को कम से कम बाइज्जत जरूर बरी कर देंगे। लेकिन जो कहते हैं अति राष्ट्रवादी कि भाई विभाजन को रोक दिया जाना चाहिए था, उन्होंने भी तो विभाजन को रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, उल्टा समय समय पर कुछ उग्र विचार देकर मुस्लिम लीग के संप्रदायवाद को अप्रत्यक्ष रूप में घी डाला या हवा दी। तो मतलब इसके लिए बहुत सारे कॉन्टेंडर्स हैं जो दोषी हैं, तो अकेला गांधी जी को इसके लिए उत्तरदायी क्यों ठहराया जा रहा है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है। अब आ गई डॉक्टर अंबेडकर की बात। तो डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा भी तो पश्चिम में ही हुई। ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्ट के दो बड़े और दिग्गज विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था, अपनी डिग्री ली थी, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और पीएचडी किया था। तो मतलब बहुत क्वालिफाइड पीपल थे, लेकिन ही वॉज जस्ट ट्रेन्ड इन द वेस्टर्न एजुकेशन, यू कैन से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहीं ना कहीं गांधी जी को समझते रहे कि भाई ये उच्च जाति के ही या जाति व्यवस्था के प्रवर्तक हैं, एंड बेसिकली ही वाज गाइडेड बाय बनिया कल्चर एंड ही वाज डेडिकेटेड टू प्रिजर्विंग द कास्ट सिस्टम। वो कास्ट सिस्टम को बचाने के लिए आमादा है। एक और जरा सा इसमें मुस्लिम संप्रदायवादी चिंतकों को ले आइए, जिसमें जिन्ना भी है। तो कहते हैं कि भाई गांधी जी का जो राम राज्य है की धारणा है, वह वर्णाश्रम व्यवस्था की बात गांधी जी करते हैं, तो गांधी जी एक प्रचंड हिंदुआइट हैं और वह हिंदू को फेवर करते हैं। अब चलिए, इतने सारे चार्जेज गांधी जी के अगेंस्ट में मैंने आपके सामने बताया कि लोगों ने इतने सारे चार्जेज, इतने जो स्कॉलर्स हैं इतने सारे चार्जेज लाए। अब आइए गांधी जी के ऊपर। तो देखिए, गांधी जी को आप कोई भी पैरामीटर्स पर इवैल्यूएशन मत करिए, क्योंकि जितने पैरामीटर्स हमने मॉडर्नाइजेशन के बनाए हैं, एक मॉडर्न एज के हमने जितने भी पैरामीटर्स बनाए हैं, वो सारे पैरामीटर्स पश्चिम से ही आए, वेस्ट से ही आए। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू, और आप में से मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे इस बात को जानते भी होंगे कि हमने एंशिएंट पीरियड अपने ढंग से जिया, मिडिवल पीरियड हमने अपने ढंग से जिया। हाँ ठीक है, इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच गिव एंड टेक हुआ, लेकिन इस्लाम चाहकर भी हिंदुइज्म पर कुछ इंपोज नहीं कर पाया, क्योंकि हिंदुइज्म भी उतना ही ओरिजिनल था और उससे कहीं ज्यादा इंडिया का सबसे, कर सकते हो, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड था। लेकिन जब हम मॉडर्न एरा में आते हैं तो ये मॉडर्न शब्द है वो भी पश्चिम से आया,
और मॉडर्न के नाम पर हमने जितनी चीज़ों को एडॉप्ट किया, हमारे जो राजनीतिक दर्शन, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक फिलॉसफी, हमारा मॉडर्न सोशल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, सोशल आइडियोलॉजी, कल्चरल आइडियोलॉजी, ये जितने भी मॉडर्न हमारे आइडियोलॉजीज थे वो सभी वेस्टर्न ही थे, क्योंकि वी हैव बीन टॉट बाय द वेस्ट, दैट इज मॉडर्न। अब देखिए गांधी जी के मूल्यांकन में थोड़ा आपको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। वही स्कॉलर्स नहीं जा पाते हैं, ना तब के स्कॉलर्स जा पा रहे हैं, ना अब के स्कॉलर्स जा पा रहे हैं। न्यूज़पेपर में भी हम आर्टिकल देखते हैं तो आर्टिकल भी हमको बहुत आधा अधूरा सा लगता है, जैसे लगता है किसी एक पक्ष को। आज मैंने कम से कम एक खुशी हुई, एक न्यूज़पेपर में मैंने आर्टिकल पढ़ा है, सॉरी एक में गांधी जी का आर्टिकल पढ़ा है, हाँ इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा है, उसमें बान की मून ने लिखा हुआ है, एक मिंट में पढ़ा है और एक इंडियन एक्सप्रेस में शायद पढ़ा है। अब थोड़ा मैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन बान की मून ने लिखा हुआ है एंड ही हैज गिवन द वेरी, एक दैनिक जागरण में भी एक आर्टिकल है, लेकिन दैनिक जागरण का जो आर्टिकल है वो बस मतलब कुछ है नहीं। गांधी जी को हम लोग समझते हैं, मैंने समझना चाहिए। अब क्या समझना चाहिए, उसमें जो बातें लिखी हुई बड़ी सतही है, बहुत सुपरफिशियल है। मतलब उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगा कि मेरे ज्ञान में एक अक्षर का भी इजाफा हुआ हो या कोई नई बात हमको सुनने को मिली हो, पुरानी बातें भी सुनने को नहीं मिली। तो बान की मून ने लिखा है, ही हैज जस्ट राइट इट, एंड उसने उसमें गांधी जी की अचीवमेंट्स के बारे में 3-4 बड़ी सटीक बातें दी है। वो ठीक है, अच्छी बात है। अब हम यहां गांधी जी का जो मूल्यांकन करेगा, फिर अब गांधी जी का मूल्यांकन करिए। इसको नाम दीजिए आप वैकल्पिक आधुनिकता। वैकल्पिक आधुनिकता, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। जब आप गांधी जी का मूल्यांकन करेंगे ना, तो इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल करिए, अल्टरनेटिव मॉडर्निटी। अब ये अल्टरनेटिव मॉडर्निटी क्या है, तो पश्चिम से अलग है। चलिए हम देखते हैं पहले राजनीतिक पॉलिटिकल। अब देखो राजनीतिक क्षेत्र में जो अब तक का कल्चर था प्रतिरोध का, वो क्या था, 3 थे। एक थी संवैधानिक राजनीति, संवैधानिक राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। चलो लिखते नहीं है, बोल देता हूं क्योंकि दैट विल बी द टाइम टेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स। दूसरा इसका वे था, हाँ, सिविल आंदोलन, जिसको जन आंदोलन कहते हो। जन आंदोलन, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने दुनिया में पहला, हाँ सबसे बड़ा जन आंदोलन जरूर चलाया था, लेकिन पहला जन आंदोलन नहीं चलाया था, इससे पहले भी था सिविल आंदोलन। और तीसरा आप देखते हैं वो है, हाँ, हाँ, हिंसक तरीकों से प्रतिरोध, यानी प्रोटेस्ट थ्रू वायलेंट मेथड्स। Protest through violent methods. So they were the 3 important, you can say, methods through which an oppressed society, a colony, used to make a revolt against the oppression. अब ये तीनों तरीके जिस माध्यम से प्रतिरोध हो रहा था, वो तीनों तरीके हमने पश्चिम से ही सीखे थे। पश्चिम की ही दवा, पश्चिम की ही बीमारी। संवैधानिक राजनीति
that started when the Americans for the first time in course of the American War of Independence gave the famous slogan no taxation without representation। मतलब कि अमेरिकन लोगों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं संविधानवाद का विकास शुरू। इससे पहले ब्रिटेन में भी संविधानवाद का विकास शुरू हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अमेरिकन से भी पहले किंग को यह बात बता दी थी, स्टुअर्ट डायनेस्टी के किंग को, कि द पार्लियामेंट और ओनली पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव इज हैविंग अ राइट टू टैक्स। तो हमारे जो मॉडरेट लीडर्स या बाकी जो लीडर्स थे वो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज थे, तो संवैधानिक राजनीति को चलाते रहे। जब उग्रवादी आए तो उन्होंने मास मूवमेंट लाने की कोशिश की, हालांकि कुछ हद तक उनका अपनी परंपरा से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन जो उग्रवादी मूवमेंट था और जिसको आप कहते हो क्रांतिकारी, उन दोनों के बीच बड़ा थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन था। थीन लाइन ऑफ डिमार्केशन, बहुत पतला सा विभाजन था। जैसा अरविंद घोष है, वो उग्रवादी नेता थे और उग्रवाद का आइडियोलॉजी भी थे, लेकिन वही अरविंद घोष और बारेंद्र कुमार घोष का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से भी जुड़ाव रहा था। इस सारे तरीके कहीं ना कहीं पश्चिम से लिए गए थे। इससे पहले हंगरी में भी सिविल मूवमेंट चला था, यूरोप में और देशों में भी चलता था। तो इन तीनों तरीकों से मूवमेंट को हैंडल करने के जो वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट पावर्स थे, वह उनके पास पूरा इसका मेडिसिन था, पूरी चिकित्सा थी। ये तीनों तरह के मूवमेंट को हैंडल करने का उनके पास बेहतरीन हथियार था। संवैधानिक राजनीति में तो पेटिशंस आप देते रहिए, वो रिजेक्ट खारिज करते रहेंगे और वह काउंटर आप पर चार्ज करते रहेंगे कि आप में यह गलती है, आप में वह गलती है, और आप पेटिशन देते रहिए और आपकी जनता के हमदर्द बनकर वह बैठ जाएंगे। हमारे जो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच देते थे, लेकिन पब्लिक उन्हें नहीं जानती थी। पब्लिक जानती थी लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन को। दूसरा रहा सिविल आंदोलन की बात, तो सिविल आंदोलन चलता था, आंदोलन पीसफुल है तो ठीक है। अगर आंदोलन में गड़बड़ी हुई, थोड़ा आंदोलन उग्र हुआ, तो ब्रिटिश लाठियां मार मार कर उसे दबा देते थे। हो गई बात खत्म, डिस्पर्स हो गई। और तीसरा जो हिंसक तरीका था, ये कोई ऐसा नहीं कि इंडियन रेवोल्यूशनरी ने पहली बार किया। इससे पहले आयरिश रिवेल्स ने, रशियन निहिलिस्ट ने, कम्युनिस्टों ने पहले ही तरीका अपनाया हुआ था, तो वर्ल्ड वाइड ये फैला हुआ था। तो ये जो वायलेंस का तरीका था, ये भी पश्चिम से आया था। तो गांधी जी ने एक ऐसा वैकल्पिक पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट लाया जो था सत्याग्रह एवं अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। अब हाउ वाज इट गोइंग टू बी डिफरेंट? अब ये डिफरेंट कैसे है? तो देखिए, हम सोल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सिविल आंदोलन में मिला दे रहे हैं तो सिविल आंदोलन में गुणात्मक परिवर्तन आ रहा है। और हिंसक तरीका हमें नहीं चाहिए। हिंसक तरीका पश्चिम का है, हमें पश्चिम की नकल नहीं करनी। हमें संवैधानिक राजनीति पश्चिम की नकल नहीं करनी। हालांकि संवैधानिक राजनीति उन्होंने साउथ अफ्रीका में चलाया था शुरू में, और फिर उन्होंने डेवलप किया था 1906 के बाद। तब उन्होंने सत्याग्रह की पद्धति का इजाद किया था साउथ अफ्रीका में, और वहीं से लेकर भारत में आए थे। तो उनका कहना था, वो समझ रहे थे कि सत्याग्रह जो अहिंसा पर आधारित है, वो पश्चिम की देन नहीं है। ऐसा नहीं कि पश्चिम में नॉन वायलेंस की बात करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन वो पश्चिम कि किसी थिंकर ने पॉलिटिक्स में या दुनिया के किसी भी थिंकर ने कि हम नॉन वायलेंस वाले मेथड को और अहिंसा और सोल फोर्स को हम राजनीति में इस्तेमाल करेंगे, ये गांधी जी का पहला प्रयोग था। और इसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश को इस आंदोलन के दमन के लिए अब उनके पास कोई हथियार नहीं रह गया। वो क्या करते? ठीक है, हमारे बहुत सम्मानीय नेता भगत सिंह हैं,
उनके लिए भी बहुत दर्द है और मैं व्यक्तिगत तौर पर भगत सिंह का बहुत सम्मान करता हूँ। वाई आई एम एन एथिस्ट पढ़ता हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो मुझे लगता है कि उस आदमी ने 23 वर्ष की अवस्था में कितना स्टडी किया है, कितना स्टडी किया है। ही इज इन वन सेंस माई आइडियल। एक वोरेसस रीडर कितना पढ़ सकता है, कितना चीजों को डाइजेस्ट कर सकता है, क्या लगन हो सकता है, और भी क्रांति की गतिविधियों में रहते हुए। लेकिन भगत सिंह को भी तो अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ता था। जब पब्लिक में आए तो फिर उसके बाद वो फिर वापस नहीं जा सके। जब एक बार जब असेंबली में बॉम्ब फेंका तो ब्रिटिश ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको फिर बाहर कभी नहीं निकलने दिया। तो वो जो हिंसक तरीका है उसका तो ब्रिटिश के पास इलाज था, वहां पर चार्ज कर देते, मुकदमा चला देते, हैंग कर देते। लेकिन नॉन वायलेंस का उनके पास क्या तरीका था? अब देखिए ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद पहले तो गांधी जी ने संविधान से निकलवा दिया। कांग्रेस के संविधान में था हर तरह के संवैधानिक तरीकों का उपयोग करके गांधी जी ने संविधान से निकलवाया। नो, नॉट ऑल थ्रू ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, थ्रू ऑल पीसफुल मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स को हटा दिया कि भाई मेरा तरीका पीसफुल रहेगा, लेकिन पश्चिम के संवैधानिक कसौटी पर हम नहीं उतरेंगे। वो मेरा मानदंड नहीं है। जिसको पश्चिम का कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको तो हम मानते ही नहीं। हम तो अपनी अंतरात्मा की आवाज को मानते हैं। आप गांधी मूवी देखिए, कहोगे गांधी मैनिपुलेटेड होगा, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि थैंक्स टू रिचर्ड एटनबरो एंड थैंक्स टू वेन किंग्सले कि उसने जो मूवी बनाई है रोंगटे खड़े कर देने वाली मूवी है। मैंने लगभग 10 बार उसको देखा, बट एवरी कैरेक्टर है डन द जस्टिस। और इतनी बढ़िया मूवी है कि इंटरनेशनल स्केल पर जितने भी टॉप एक्टर्स हैं, इंडिया की भी आप देखिएगा, ओम पुरी जैसा फिल्मी दुनिया का टॉप एक्टर 2 मिनट के रोल को एक्सेप्ट करता है उस मूवी में। और वो मूवी में जब गांधी जी का जिस समय विंग किंग्सले ने रोल किया है, मुझे लगता है कि गांधी का रोल उससे बढ़िया नहीं किया जा सकता है। जब जज ब्रूमफील्ड से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया है और जज के सामने लाया गया है, उन पर सेडिशन चार्ज लगा है, राजद्रोह का। 6 वर्षों की सजा जब जज ने सुनाई है तो गांधी जी की आंखों से देखिएगा एकदम एक तेज निकल रहा है और जज की तरफ देख रहे हैं कि जज साहब मैं क्या जान सकता हूं कि मुझे किस अपराध की सजा मिली। तो कहते हैं कि यू हैव डन सेडिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राजद्रोह किया है मिस्टर गांधी आपने। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी सरकार जो मेरी नहीं है, एक ऐसी सरकार जो अपने चरित्र में विदेशी है, जो हमारे देश के कल्याण के लिए काम नहीं कर रही, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है कि लाखों भूखे गरीबों के बारे में नहीं सोचती। हम भारतीय उन सरकार को अपना सरकार नहीं मानते, और वैसी सरकार के साथ सहयोग ना करना क्या राजद्रोह है? अब जज ब्रूमफील्ड अपनी आंखें नहीं मिला पाता गांधी जी से, ना ही गांधी जी बात के बात का खंडन कर पाता, और वो कहता है कि अगर सरकार भविष्य में आपकी सजा कम कर देती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो सबसे खुश होऊंगा। मतलब एक बार मैंने कहा था अपने क्लास में अपने बच्चों को कि गांधी जी का जो नॉन वायलेंस और सत्याग्रह है, दैट वाज द मोस्ट डेंजरस वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत खतरनाक वेपन है। अब देखिए, अब एक नई नैरेटिव आई है, हम लोग भी एकेडमिकली उसको तरजीह देते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं एकेडमिकली। तो एकेडमिकली तरजीह देना पड़ता है क्योंकि आप पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर तो नहीं कर सकते हैं। तो ये नए नैरेटिव आए हैं। ये नए नैरेटिव को ऐसा नहीं किसी विचारधारा विशेष ने क्रिएट किया है, बल्कि ये अभी कुछ जैसे श्रीनाथ राघवन जैसे स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, आज़ादी भारत को दिलाई उसमें बहुत बड़ा हाथ सुभाष चंद्र बोस का है, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सेना को, जो ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा पिलर था, वहां उन्होंने राष्ट्रवाद को इन्फेक्ट कर दिया। तो राष्ट्रवाद को इन्फेक्ट कर दिया तो अब ब्रिटिश कैन नॉट बिलीव इन इट्स ओन आर्मी। ब्रिटिश का विश्वास ही अपनी आर्मी पर से उठ गया, और ब्रिटिश उसी समय नेवल
म्यूटिनी हो गई, उसकी भी जड़ कहीं ना कहीं आजाद हिंद फौज के मुकदमों की तरफ जाती है। तो वो लेकर ब्रिटिश के सबसे बड़े पिलर में ही घून लगा दिया सुभाष ने। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं इसका कायल हूं, मैं सुभाष के कंट्रीब्यूशन को भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन जरा सोचिए, सुभाष जिस समय आजाद हिंद फौज लेकर बढ़ रहे थे, जापान उनके साथ था। अगर जापान का हिरोशिमा और नागासाकी की घटना नहीं हुई होती और जापान ने सरेंडर नहीं किया होता और जापान अगर विजेता पक्ष में होता और वह सुभाष के साथ जापानीज आर्मी जैसे आजाद हिंद फौज पहुंच जाती, तो आजाद हिंद फौज तो जापानी गवर्नमेंट के सैटेलाइट के रूप में काम कर रही थी। सुभाष एक महान राष्ट्रवादी थे, लेकिन क्या जापान की सरकार उन्हें फ्री हैंड काम करने देती? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस को कहीं नजरबंद कर दिया जाता और जापान की सरकार या तो अपनी कठपुतली सरकार वहां बना देती, क्योंकि सुभाष कभी भी उसके अधीन काम नहीं कर सकते थे। वो महान राष्ट्रवादी थे, वह स्वतंत्र भारत की सरकार चाहते, लेकिन क्या जापान स्वतंत्रता देती? और फिर अगर जापान का अगर शासन इंडिया पर हो जाता तो वो ब्रिटिश शासन की तुलना में कितना वर्स्ट होता, इसके लिए थोड़ा आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए कि ईस्ट एशिया में जहाँ जहाँ जापान की सेना गई वहाँ पर उसने एक तरह से कब्रिस्तान बना दिया, उसके माइनिंग मटेरियल को खो दिया, महिलाओं को ब्रॉथेल में भेज देते थे अपने इंटरटेनमेंट विमेन के रूप में। तो मतलब हमारा ये कहना है कि अगर वह योजना बूमरेंज कर गई होती तो क्या होता? सक्सेसफुल हो गया, जापानी हार गए, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलाया ब्रिटिश ने, और ब्रिटिश जब उस पर मुकदमा चला तो पूरे देश में उसकी सिंपैथी की लहर उठ गई और एक राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आ गई और सेना को डिफेक्ट करते देखकर ब्रिटिश भी सहन नहीं कर सके। लेकिन हम जापानी नियंत्रण के खतरे से बच गए। तो सुभाष महान राष्ट्रवादी हैं और रहेंगे, लेकिन यहां मुख्य मुद्दा तरीके का है। ये तरीका खतरनाक था। तो हम पॉलिटिकल फील्ड में गांधी जी के इस कंट्रीब्यूशन की बात हमने की। अब दूसरा आते हैं, स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता में जो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है यानी फ्रीडम, तो फ्रीडम में जो पश्चिम का कॉन्सेप्ट है उसमें पहले आया पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम का मतलब हुआ कि आपका देश आजाद हो गया और विदेशी सत्ता आपके यहां से निकल गई, जो हम 15 अगस्त 1947 के दिन पाए। दूसरा है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि आर्थिक पुनर्वितरण, जो धनी है उनसे छीनकर निर्धनों में बांट दीजिए ताकि निर्धन अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। और तीसरा आता है सोशल फ्रीडम, सामाजिक स्वतंत्रता। ओके, अब ये तीन, सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब है कि जितनी तरह की सामाजिक विषमता है, चाहे वो ट्राइब्स की हो, जाति की हो, जेंडर की हो, उन सबको यू हैव टू एलिमिनेट द जेंडर इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, ट्राइबल इनइक्वालिटी, यू कैन से दैट इज रेशियल इनइक्वालिटी। मतलब जाति, आपके संविधान में लिखा हुआ है कि किसी को जाति, रंग, धर्म, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दैट इज सोशल फ्रीडम। तो अब ये तीनों फ्रीडम पश्चिम से आई और हमने बड़े ही गर्वपूर्वक इसको अपनाया।
गांधी जी ने इसमें एक जोड़ दिया, मोरल फ्रीडम, नैतिक स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ ऑल द फ्रीडम, ये सारी स्वतंत्रताओं का पिलर है। अगर आपको नैतिक स्वतंत्रता नहीं तो न तो आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिल पाई, न आर्थिक स्वतंत्रता मिल पाई, न सामाजिक स्वतंत्रता मिल पाई। ये पश्चिम से अलग स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि देखिए, आप जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी तो ये स्वीकार करना पड़ा कि देखिए, अगर बिरादरी जब तक एक्सेप्ट नहीं करती, उन्होंने माना कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 25 मार्च के दिन जो संविधान को अपनाए जाने, संविधान डे से एक दिन पहले उन्होंने जो संविधान सभा में स्पीच दिया था संविधान बनाने के बाद, उन्होंने कहा था कि लिबर्टी भी ठीक है, इक्वलिटी भी ठीक है, लेकिन जो फ्रैटर्निटी है, बिरादरी की भावना है, वह बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिरादरी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमको अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को और सामाजिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए। तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गांधी जी ने नैतिक स्वतंत्रता की बात कही, लिव एंड लेट लिव। और ये नैतिक स्वतंत्रता कहां से आएगी? अहिंसा से आएगी, हिंसा से नहीं आएगी। मानव की मूल प्रकृति और प्रकृति की मांग है अहिंसा, हिंसा नहीं है। आप कहेंगे कि भाई इसमें जो एक जानवर दूसरे जानवर को खाता है, यह तो आपका इकोसिस्टम, दैट इज नॉट वायलेंस। वायलेंस यह है कि जब आप कॉन्शियसली किसी को के अगेंस्ट में आप प्रहार करते हो। अगर सांप के पैर में पर अगर पैर पड़ गया सांप के बॉडी पर और सांप अगर पलट के काट लेता है तो वायलेंस नहीं है, वो उसने आत्मरक्षा के लिए किया है और वो नेचुरली किया है, इकोसिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर सांप किसी को घात लगाकर काटता है, इफ इज एंजॉयिंग बाइटिंग समवन, तो ये हिंसा है। तो ये जो चीज गांधी जी ने कही, अहिंसा से आती है वो मोरल फ्रीडम। और जब मोरल फ्रीडम आती है तो हम लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की भावना में आ जाते हैं। तब आप सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग कर पाओगे, राजनीतिक स्वतंत्रता का उपभोग कर पाओगे और सामाजिक स्वतंत्रता का उपभोग कर पाओगे। और अगर आपको नैतिक स्वतंत्रता मिल गई तो वो तीनों स्वतंत्रता मिलनी ही मिलनी है, कोई रोक सकता ही नहीं है, क्योंकि आप डरोगे नहीं। गांधी जी को कोई क्यों नहीं बंदी बना सकता था? आप जेल में उनको रख दोगे, लेकिन वो बंदी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको नैतिक स्वतंत्रता के तक पहुंच गए। ये जो वैकल्पिक स्वतंत्रता, ये वैकल्पिक मॉडर्निटी है, ये वैकल्पिक मॉडर्निज्म है, यह वैकल्पिक आधुनिकता है। लोग इसको मजाक उड़ाते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि अरे ये तो संपत्तिशाली वर्ग के चक्कर में काम कर रहे थे। वो वर्ग समन्वय की बात करते हैं तो कहते देखो देखो इस क्लास को भी फेवर कर रहे हैं। नहीं, वो मानते थे प्रकृति का नियम है, सहयोग और समन्वय प्रकृति का नियम है। आप इसको पैरोकियल टर्म में मत देखिए। और नॉन वायलेंस में बहुत ताकत है, वो अत्याचारी को बदलने के लिए विवश करता है। देखिए, वो दो वर्ल्ड वॉर्स देखे थे, वो देखे थे कि प्रतिशोध समस्या का समाधान नहीं है। 1871 के सेडान के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस को हराया और फ्रांस की किंग लुई नेपोलियन तृतीय, जो उसमें यूरोप का सबसे पावरफुल इंसान था, उसके हाथ से क्राउन उसने विलियम प्रथम के माथे पर रखवाकर उसे अपमानित किया, यूनिफाइड जर्मनी का। परिणाम हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फ्रांस ने बदला लिया उससे, और उसने वार्साई की संधि में उसी ट्रेन के डब्बे में बैठकर उसी मिरर ऑफ पैलेस में, पैलेस ऑफ मिरर्स में साइन करवाया जर्मनी से, जहां फ्रांस को अपमानित किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने वही साइन करवाया फ्रांस के प्रतिनिधि से, जहां उसके प्रतिनिधि को अपमानित किया गया था। तो कहा कि अरे तो सांप सीढ़ी का खेल है, आज तुम कल मैं, आज तुम कल मैं।
ये प्रकृति का विधान, प्रतिशोध नहीं है, प्रकृति का विधान है क्षमा। ये पश्चिम, ऐसा नहीं, हमारी भी संस्कृति में वायलेंस रही है, लेकिन हमारी संस्कृति में जो प्रगतिहीन चीजें रही उसको भी तो छोड़ने की आवश्यकता है। और अगर वो जाति व्यवस्था का, अब देखो, अब आते हैं सामाजिक में, तो सामाजिक में वो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं शोषण में। तो जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, उनका कारण है, उनका कहना है कि इंडिया का जो मुख्य पिलर रहा है वो तो कास्ट रहा है, वो बिरादरी पहचान रही है इंसान की। तो अगर हम उस पहचान से केवल फंक्शन को निकाल देंगे तब तो सभी एक हो जाएंगे। हर इंसान खुद ब्राह्मण है, खुद क्षत्रिय है, खुद वैश्य है, खुद शूद्र है। तो गांधी जी बेसिकली लाइफ में बहुत बड़ा डिसओरिएंटेशन नहीं चाहते थे। वो एक से संपत्ति छीनकर दूसरे को बांटने को कहते थे कि ये अस्थायी विकास नहीं होगा। अस्थायी विकास यह होगा कि हम प्रोडक्शन को कम करें और कंजम्पशन को कम करें, और जो संपत्तिशाली व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करके और जो शेष चीजें हैं वो दूसरे को ट्रस्टी समझ के उस पर खर्च कर दे। तो इसलिए उनका विचार, अगर तुम पश्चिमी मानदंड पर, चूंकि हम लोगों की तो सारी शिक्षा दीक्षा पश्चिम से हुई है और हमने जो भी सिलेबस हमारा है वो तो पश्चिम के करिकुलम है, तो हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक खास प्रकार के एजुकेशन में ट्रेंड है। तो गांधी जी का ये सब बातें बड़ी उठपटांग सी लगने लगती है और वो बहुत आसानी से कन्विंस हो जाते हैं जब दूसरा सामने वाला बोलता है। अब इतना बड़ा मास मूवमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट चलाया, इतना कम वायलेंस हुआ, तो कुछ तो उस इंसान में रहा था। अब देखिए आर्थिक वाले में, तो आर्थिक वाले में उन्होंने कहा कि देखो, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, अगर पश्चिम को अपने सबसे बड़ी बात पर, किसी बात पर पश्चिम को अगर अपने आप पर घमंड है, तो पश्चिम को घमंड है अपने कैपिटलिज्म पर, कि भाई कैपिटलिज्म हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कैपिटलिज्म का एक पहलू क्या है? अति उत्पादन, अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन। पहले ओवर प्रोडक्शन पर बल दिया, जब वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तब एक पहलू जोड़ दिया, ओवर कंजम्पशन, अति खपत। भाई जितना खपत करिए, आज के पूंजीवाद में देखिए आपका दिमाग पागल हो जाएगा। अगर आप टीवी खोलेंगे तो इतने तरह के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, सारे एडवर्टीजमेंट्स का क्या होता है मतलब खपत। तीसरा क्या है इसका पक्ष? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन। तो अब इनका कहना है गांधी जी का कि अति उत्पादन नहीं और अति उपभोग नहीं, उत्पादन कम हो, उपभोग कम हो, दोनों। हम गेहूं ज्यादा प्रोड्यूस करने के बजाय 6 चपाती की जगह 4 चपाती ही खाए, 4 चपाती की जगह 2 चपाती खाने की आदत डाले, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर, या नेचर के साथ सहयोग होगा, प्रकृति के साथ सहयोग होगा। आपने गांधी जी का प्रसिद्ध कोटेशन सुना होगा कि दिस अर्थ इज हैविंग एनफ to satisfy everyone, satisfy the need of everyone's need, but not to everyone's greed. प्रकृति के पास लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी है, लेकिन लोगों के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो आज जो पर्यावरण संकट आया, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये तो इसी कारण से आया। गांधी जी का कहना था रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। अब देखो पर्यावरण संकट आया तो पर्यावरण संकट ने कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को जन्म दिया, पानी के सोर्स कम हो गए, हाइड्रोकार्बन कम हो गया, फूड्स प्रोडक्शन
अफेक्टेड हो गया, दुनिया में फूड की स्कार्सिटी हो गई। तो जिसी समय इन्वायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसके बाद आइस मेल्ट कर रहा है, आइलैंड कंट्रीज खतरे में पड़ गया, पॉपुलेशन का ट्रांसफर होगा, कोस्टल रीजन से लोग मेनलैंड को आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे। तो अब इस कारण से जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और रिसोर्सेस कम होगा और कंज्यूमर्स ज़्यादा होंगे, तो फिर ये टेररिज्म की तरफ भी जाता है, आतंकवाद की तरफ भी जाता है। तो ये एक हम स्पाइरल में घिरते जा रहे हैं। और इसके साथ देखिए अति उत्पादन है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। एक बच्चा पैदा होता है, 3 इयर्स का भी नहीं होता, उसको प्रेप में भेज दिया जाता है, 3 वर्ष में तो नर्सरी में उसका दाखिला हो जाना चाहिए। और उस समय से लेकर और जीवन प्रयत्न वो कंपटीशन में रहता है, उस अंध कंपटीशन में। एक स्टूडेंट की हालत देखिए, एक टीचर की हालत देखिए, और तो और छोड़िए, परफॉर्मेंस प्रेशर हर इंसान के ऊपर है। मैं तो खुद इस अंध दौर में पड़ा हुआ हूं कि परफॉर्मेंस प्रेशर। तो जीवन में सब कुछ हुआ, सुकून तो नहीं रह गया, जीवन में पृथ्वी रहने लायक तो नहीं रह गई। आज देखिए सबसे अब आदमी की पहचान जा रही है, अब लास्ट, अब हमारी पहचान पर आई है, और वह पहचान है एआई। गांधी जी मशीनीकरण के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि द मशीन शुड नॉट रिप्लेस द ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करेगा तो क्राइसिस होगी सोसाइटी, दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ ए क्राइसिस। और पता है वही हुआ। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। कल मैं देख रहा था कि एग्रीकल्चर हो रहा था कहीं, और रोबोट्स काम कर रहे थे, उसमें रोबोट्स सीड्स छींट रहे थे, हार्वेस्टिंग कर रहे थे। अब जब रोबोट्स आ जाएगा तो मजदूरों को रोजगार कैसे मिलेगा? जब अब कह सकते हो मैनुअल लेबर जब रोबोट्स करने लगेंगे, जब मेंटल लेबर जब एआई करने लगेगा, चैट जीपीटी करना शुरू करेगा, तो इतने जो अनएम्प्लॉयड की बाढ़ आएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है? दुनिया के गवर्नमेंट का कहना है यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू कर दिए, यूबीआई। लेकिन जो यूबीआई में आपको बैठे बैठे कोई केवल पेंशन के रूप में पैसे खाने के लिए दे, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी वर्क टू डू, तो आप अपने आप को एक इंसान की तरह कैसे फील कर पाओगे? क्या रोटी, कपड़ा और मकान और भौतिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भी इंसान को एक भूख होती है? वो भूख होती है कुछ करने की, एक पहचान की भूख होती है। इंसान की पहचान को जिस दिन मिटा दोगे, इंसान खुद मिट जाए। इसी बात से गांधी जी डर रहे थे। और अंत में प्रतिस्पर्धा दुनिया को कहां ले जा रही है। एक हिंदी सॉन्ग है, बहुत उम्दा सॉन्ग नहीं है, एक कोई क्रिमिनल का दिल की आह है कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन फेलियर है, फेलियर, कंप्लीट फेलियर है। और गांधी जी एक वैकल्पिक आधुनिकता देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने जो ट्रेनिंग उन्होंने खुद पाई थी, वो ट्रेनिंग मास को देना चाह रहे थे। तो अगर गांधी जी अव्यवहारिक थे तो वही अव्यवहारिक हुए कि इतने बड़े मास को तक कैसे फैलाया जाए। उसी बीच वो इतने मिसअंडरस्टूड हुए कि अंत में गांधी जी को ही he has to sacrifice his life through sustaining the bullet। लेकिन ये दुनिया, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कहीं विश्वास कर सके कि हार मांस का कोई इंसान इस पृथ्वी पर चला होगा, इस तरह का। तो मैं स्टूडेंट्स, गांधी जी के प्रति यही मेरी श्रद्धांजलि है। और मुझे लगता है कि हमारे विचारों से सहमत होना या सोशल साइंस में पूर्ण सहमति की उम्मीद तो हम नहीं कर सकते। हो सकता है आप हमारे विचार से डिफर कर रहे हो, और उसके लिए मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को भी सोशल साइंस में ही ट्रेन किया है
कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं हो सकता, सारे रिलेटिव हैं। पर्सपेक्टिव होता है आलोचना करने का या तारीफ करने का। तो उनमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन हम क्यों गांधी जी को याद करें? लूप होल्स ही आज लोगों को दिख रहे हैं, इसलिए मैंने लूप होल्स की बात नहीं कही। मैंने सिर्फ उसकी बात कही कि गांधी जी को समझिए, गांधी जी क्या थे। वो एक वैकल्पिक आधुनिकता लेकर आए थे, जिसमें धर्म, जाति, इन चीजों के छोटे पैमानों पर या फिर उनको मार्क्सवाद या सबाल्टर्न हिस्टोरियंस के मानदंडों पर नहीं तोला जा सकता। उनकी आधुनिक जो वैकल्पिक आधुनिकता है, उसे समग्रता से जानने और समझने की कोशिश की जा सकती। तो आज मैं अपने इस लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं, फिर कभी आगे किसी और लेक्चर में आपसे मिलता हूं। Thank you very much. I'll see you.